भाग 6। मित्रों, कथा को गौर से सुनिए और लाइक जरूर कीजिएगा। पूरा सुनिए कथा को ताकि आपको कथा पूरी समझ में आ सके। चलिए देर ना करते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। अभी तो आप इस जादुई चारपाई पर बैठ जाओ और फिर मैं रास्ते में आपको सारी बात बता दूंगा। माँ, पिताजी और हमारी दोनों बहनें भी हमें मिल गई हैं। क्या? यह सुनकर महारानी वसुधा बहुत खुश हो गई। दरियाई और रतन सेन महारानी वसुधा को लेकर वापस चल दिए। जादुई चारपाई उसी दयावान जंगल के कुएं में जाकर उतरी। महारानी बस उदास जैसे किसी सपने में चल रही थी। रतन दरियाई और महारानी को लेकर चल दिया। चारपाई के सभी अंग पहले की तरह फिर से बिखर गए और रतन के अंगरक्षक और सैनिक के रूप में मदद करने लगे। इन सब लोगों की टोली जब महल में पहुंची तो वहां बहुत कुछ कार्य योजना बन चुकी थी। वसुधा को देखते ही महाराज चित्रसेन भाव विभोर हो गए। दरियाई ने कलश का जल महारानी पर छिड़का तो सबने आश्चर्य के साथ देखा। वह साधारण सी दिखने वाली स्त्री अब एक गरिमामयी महारानी के रूप में सामने खड़ी थी। महारानी वसुधा ने जब अपनी पुत्रियों और महाराज को देखा तो उन्होंने अपने दोनों बेटियों को गले से लगा लिया और भाव विह्वल होकर खुशी के आंसू बहाने लगी। पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा हो गया था। रतन सेन ने कहा, पहले राजकुमारी मुक्ता को मुक्त कराना है, उसके बाद फिर हम आपके सुहास नगर को मुक्त कराएंगे। उसकी बात अभी छोड़ो। महाराज चित्रसेन ने कहा, हमें यहाँ कोई दुख नहीं है। कितना अच्छा भवन बना है और सबसे बड़ी बात है कि अभी सब लोग यहाँ सुरक्षित रहेंगे। यह जगह किसी को पता भी नहीं है। बाहर से यह केवल पेड़ों से ढका हुआ बेहद उजड़ा हुआ कुआं दिखाई देता है। हम अपने परिवार को यहाँ छोड़कर निश्चिंत होकर लड़ाई कर सकते हैं। रतन सेन ने कहा, हमें किसी सेना की और किसी टुकड़ी की कोई जरूरत नहीं है। चित्रसेन ने कहा, वह जगह मैं तुमको दिखाता हूं, लेकिन वहां कई राक्षस हैं, उनसे तुमको निपटना पड़ेगा। रतन सेन बोला, मेरे साथ मेरे मित्र हैं जो किसी न किसी गुणों से परिपूर्ण हैं। मेरी जादुई चारपाई है जो केवल इधर उधर पहुंचाने का कार्य नहीं करती है, बल्कि वह मेरी मदद के लिए भी है। देखा नहीं, इसके पाए अलग होकर सैनिक का रूप ले लेते हैं। यह हमारी लड़ाई में बहुत मदद करेंगे। और यह भी समझ लो, यह चारपाई कोई साधारण चारपाई नहीं है। इसकी सतह एक स्त्री का रूप धारण कर लेती है। जहां से मैं इसकी लकड़ी लाया हूं उसका जरूर कोई रहस्य है, इसलिए हमारी शक्ति कम नहीं है। महाराज चित्रसेन ने कहा, लेकिन हम भी वहां अपने असली रूप में नहीं जाएंगे। हमें कोई पहचान ही नहीं सकेगा। हम अपना रूप बदल कर जाएंगे। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन कृपया ऐसा मत करना कि कहीं भूल जाओ और हम जानवर ही बने रह जाएं। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। और तो सब ठीक है, रतन सेन ने कहा, लेकिन अब भूख के मारे हालत खराब हो गई है। तो फिर पवन और बलवान ने पूछा, फिर क्या? दरियाई, तुम चलो और अपने काम पर जुट जाओ। दरियाई आज बहुत खुश और मगन था। उसने कहा, यह तो कहने की जरूरत ही नहीं है। आज देखो मैं कितने अच्छे अच्छे व्यंजन बनाता हूँ और सबको खिलाता हूँ। बलवान और पवन ने कहा, और हम मदद करेंगे जिससे जल्दी जल्दी भोजन बने। रतन सेन ने कहा, ठीक है, और मैं सभी व्यंजनों का स्वाद लेकर देख लूंगा। इस हंसी मस्खरे को सुनकर राजा चित्रसेन खुश हो रहे थे। मोहिनी, नंदिनी और वसुधा हंस रही थी। चित्रसेन और वसुधा मोहिनी और नंदिनी के साथ बैठे हुए अपनी एक दूसरे को आप बीती सुना रहे थे। चित्रसेन ने कहा, आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे एक नहीं बल्कि 4 पुत्र हैं। ठीक कहा, रानी वसुधा ने उन चारों की ओर और स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, इन्हीं बच्चों की बदौलत हम सब एक दूसरे को देख सके हैं। इन्होंने हम पर बहुत उपकार किया है और यह हमारे लिए हमारे अभय से ज्यादा प्रिय हैं। थोड़ी ही देर में भोजन बनकर तैयार हो गया। सब लोगों ने प्रेम पूर्वक भोजन किया। फिर अगले दिन के लिए
कार्यवाही करने की कहकर सब लोग आराम करने लगे। अगले दिन रतन सेन, बलवान, पवन सेन और दरियाई सिंह महाराज चित्रसेन के साथ चारपाई के पास पहुंचे। रतन सेन ने चारपाई को आदेश दिया, मेरी जादुई चारपाई, हमें राक्षसों वाले जंगल में पहुंचाओ जहां राजकुमारी मुक्ता कैद है। चारपाई उन लोगों को लेकर उड़ चली। नगर वन प्रदेश पार करती ही वह उड़ी चली जा रही थी। अंत में कई वन प्रदेशों, नदियों और नगरों को पार करने के बाद एक भयानक जंगल आया। वहां ऊपर से देखने पर किले की बनावट का कोई भवन नजर आ रहा था। चारपाई उस भवन से दूर घने जंगल में उतर गई। सभी लोग चारपाई से उतरे। अब चारपाई के सभी पाए और पाटियां अलग होकर सिपाहियों के रूप में बदल गए और उसकी सतह एक देवी के रूप में बदल गई। उसके चार चार हाथ थे और चारों हाथों में अद्भुत तरह के अस्त्र शस्त्र थे। उसका यह रूप देखकर चारों राजकुमार और राजा हैरान रह गए। अभी तक तो वह उसे सामान्य स्त्री के रूप में देखते आ रहे थे। आज उसका ऐसा अद्भुत रूप देखकर उनके हाथ स्वतः प्रणाम की मुद्रा में जुड़ गए और उसके सामने सिर झुक गया। उन पांचों ने उस देवी को नमस्कार किया और पूछा, आप कौन हैं देवी? अपना मुझे परिचय दें। आज पहली बार वह राजकुमार रतन सेन से बोली, रतन सेन, मैं वन देवी हूं जो उस चंदन के वृक्ष में निवास करती हूं। इन राक्षसों से सभी लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं। मैं इनका संहार करने में तुम्हारी मदद करूंगी। हर काम के लिए एक समय नियत होता है। यह काम भी होना निश्चित था। तुम सब इसके माध्यम हो। जहां कहीं तुम मुसीबत में फंसे होगे, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। इतना कहकर वह अपने दल के साथ गायब हो गई। चित्रसेन ने कहा, अब पहले हमें पता लगाना चाहिए कि यहाँ पर कुल कितने राक्षस और कहां कहां पर हैं। इसके लिए मैं तुम सबको एक अलग अलग रूप देता हूं। तुम सभी वहां घुस जाना और पता लगाना। रतन सेन, सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक कबूतर बनाता हूं। तुम वहां जाकर देखो, फिर उसी के अनुसार और लोगों के रूप बनाऊंगा और मैं भी उसी के अनुसार अपना रूप बनाऊंगा। रतन को चित्रसेन ने कबूतर बना दिया। उड़ता हुआ कबूतर उस भवन में पहुंचा जिसकी मोटी मोटी दीवारें भद्दे भद्दे पत्थरों की बनी हुई थी। वह प्राचीन जेल खाने के परकोटे की तरह लग रहा था। उसके अंदर बहुत विशाल बाग था जिसमें सुंदर सुंदर वृक्ष लगे थे। एक बरगद का विशाल पेड़ खड़ा था, उसी पर वह कबूतर बैठ गया। हर आते जाते लोगों को वह ध्यान से देखता रहा। उसने एक बात बड़े ध्यान से देखी थी कि राक्षस तो कम थे लेकिन मनुष्यों की संख्या ज्यादा थी। ये मनुष्य यहाँ क्या कर रहे हैं उसकी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतना समझ में आ गया था कि जो भी मेहनत का काम और सेवा का काम हो रहा है वह सब मनुष्य कर रहे हैं और राक्षस उन पर अपना अधिकार जमा कर आज्ञा दे रहे हैं। थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद कबूतर अन्य पेड़ों से होता हुआ अंदर की ओर बढ़ चला। बाग के बाद एक अत्यंत सुंदर फूलों का उपवन था और उसके बाद संगमरमर का बना हुआ एक महल। बाग में जहां मैदान भी था, बैठने की व्यवस्था थी, वहीं उपवन सुंदर सुंदर फूलों से भरा हुआ था। उसमें सुंदर फव्वारे बने हुए थे। ऐसा लगता था कि यह जंगल में महल बड़े ही विधि विधान और योजनाबद्ध ढंग से बनाया गया है। अब कबूतर ने थोड़ा खतरा उठाया और वह अंदर महल की ओर उड़ चला। झरोखों में और छज्जों में बैठकर वह इधर उधर देख रहा था। उसने भयानक शक्ल के दो राक्षसों को इधर से उधर निकलते हुए देखा। आज चहल पहल मची हुई थी। लगता था कि जैसे कोई उत्सव है। उसी बाग के उत्तरी भाग में भोजन बनाने का आयोजन हो रहा था। कबूतर ने थोड़ा अंदर जाने के लिए जैसे ही उड़ान भरी कि वह सामने से आते हुए एक राक्षस के पंजे में पड़ गया। उसने लपक कर कबूतर को पकड़ लिया और हंसते हुए बोला, हा हा हा, इसका नरम नरम मांस और स्वाद राजकुमार चंडोक को बहुत भाएगा। वे कबूतर का मांस खाने के बहुत शौकीन हैं। इसे अच्छे से पकाकर उनको खिलाऊंगा तो मुझे विशेष पुरस्कार मिलेगा।
वह कबूतर को लेकर बाग की तरफ चल दिया, जहां एक तरफ भोजन बनाने का आयोजन हो रहा था। कबूतर बने हुए रतन का दिल धड़क रहा था कि वह तो गया काम से, अब उसे यहाँ कौन बचाने आएगा। उस राक्षस ने कबूतर को एक जालीदार टोकरी में डालकर उसे ऊपर से ढक दिया और दूसरे राक्षस से बोला, 3-4 कबूतर और इकट्ठे हैं, उनको भी ले लो और इनका विशेष प्रकार से व्यंजन बनाओ। इतना कहकर वहां से चल दिया। कबूतर ने उस टोकरी से निकलने की भरसक कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो सका। वह राक्षस पाकशाला से बाहर निकला ही था कि अचानक एक बलशाली भयंकर शेर की दहाड़ गूंजी और उसने राक्षस के ऊपर हमला कर दिया। शेर के पंजे सीधे राक्षस के चेहरे पर लगे थे। उसकी आंखें और चेहरा बुरी तरह से घायल हो गया। उसके बाद शेर ने छलांग लगाई और टोकरी को नोच डाला। कबूतर टोकरी से आजाद हो गया। अब कबूतर वहां एक पल भी नहीं रुका और उसने सीधे आसमान में उड़ान भरी। वहां से वह बाहर आ गया, जहां उसके साथी उसका इंतजार कर रहे थे। राजा चित्रसेन ने कबूतर को उसके असली रूप यानी रतन सेन में वापस किया। रतन खड़ा हुआ वहां का विवरण सुना रहा था। उसने बताया कि राक्षस बहुत ज्यादा नहीं है। एक राक्षस का राजा है, उसका नाम कम्बूक है। उसके राजकुमार का नाम है चंडोक। फिर उसने कहा कि वह तो एक राक्षस के पंजे में फंस गया था। तब तक अचानक ही एक शेर आ गया और मैं बच गया। वह अचानक नहीं आ गया, तुम्हारी रक्षा के लिए हमने उसे भेजा था। वह बलवान है। क्या? रतन का मुंह खुला का खुला रह गया। और हाँ, और क्या? वह देखो आ रहा है। उसने देखा शेर मस्त चाल से चलता हुआ आ रहा था। चित्रसेन ने उसे उसके रूप में बदल दिया। अब पांचों लोग सिर जोड़े योजना बना रहे थे। चित्रसेन ने कहा, उनके घर में लापरवाही से घुसना खतरे से खाली नहीं है। हम फूंक फूंक कर कदम रखेंगे। इस दीवार को लांग कर हम जा नहीं सकते और चारपाई का सहारा लेंगे तो वह सभी की निगाहों में आ जाएगी। इसलिए हमें उनके महल में ऐसे घुसना है कि कोई हमारी तरफ ध्यान भी ना दे सके। पवन ने कहा, हाँ, यह बात सही कही आपने। तो फिर चलो हम सब लोग चिड़िया बनकर वहां चलते हैं। राजा चित्रसेन ने अपना मंत्र पढ़ा और पांचों लोग चिड़िया का वेश बनाकर उसी पेड़ पर आ गए। चित्रसेन ने बताया, इसके आगे हम चिड़िया के रूप से महल में नहीं जा सकते। फिर से चिड़िया बने हुए चित्रसेन ने मंत्र पढ़ा और बोला, पर कोटे के अंदर तो हम आ गए। महल के अंदर जाने के लिए हम चूहे का रूप बनाएंगे। थोड़ी देर में 5 चूहे पेड़ से उतरे और दहाड़ते हुए महल के अंदर चले गए। उनकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। चूहे हर एक कमरे में जाते, वहां ध्यान से देखते, फिर अगले कमरे में चले जाते। उन्होंने निश्चित किया था कि उस महल में सबसे एकांत वाला जो कक्ष है और सुनसान रहता है, उसी में सब लोग मिलेंगे। खूब जी भरकर घूम लेने के बाद सभी चूहे उसी कक्ष में मिले। उस कक्ष में खाने पीने की सामग्री भरी हुई थी और वहां कोई भी नहीं था। यहां पर मंत्रणा करने के लिए चित्रसेन ने चारों को बुलाया था। उसने पूछा, तुम सब लोगों ने क्या क्या देखा है और राजकुमारी का पता चला कि नहीं? रतन सेन बने हुए चूहे ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, अच्छी प्रकार से मैंने देखा है। राजकुमारी मुक्ता को भी देख लिया है और उसके भाई को भी। इसके साथ राक्षस राजकुमार चंडोक को भी देख लिया है। चूहे के रूप में बलवान ने उत्तर दिया। यहाँ राजकुमारी मुक्ता से राक्षस राजकुमार चंडोक का विवाह करने का आयोजन चल रहा है। राजकुमार चंडोक राक्षस राज का इकलौता बेटा है। ठीक है, अब तुम सब लोगों ने जो भी देखा परखा है वह हम सब लोगों को भी दिखा दो और एक एक बात की जानकारी दे दो। उसके बाद मैं एक काम करने जा रहा हूं कि मेरे पास जो विद्या है उसका मंत्र मैं तुम्हें भी सिखा देता हूं, जो तुम्हारे काम आएगा। ऐसे इन मायावी राक्षसों से हम नहीं लड़ पाएंगे। यह भेष बदलने में बहुत माहिर होते हैं। पल में यहां दिखाई देते हैं, पल में वहां। कभी किसी का भेष बना लेते हैं, कभी किसी का।
इनसे मायावी होकर ही जीता जा सकता है। इनके पास मायावी हथियार होते हैं। हमारे पास भी मायावी हथियार होंगे, तभी हम लड़ सकेंगे। यह सच है कि मैंने विद्या का दुरुपयोग किया था, इसलिए भूलने का श्राप मिला था। लेकिन अब मैं विद्या का सदुपयोग करने जा रहा हूं। इसलिए तुम सब लोग वक्त पड़ने पर अपना रूप बदलना। यह मंत्र याद करते ही तुमको वह शक्ति मिल जाएगी जिससे यहाँ पर जितने भी मनुष्य और राक्षस हैं उनमें तुम्हें भेद दिखने लगेगा और तुम उनको पहचान सकोगे। बसंत नगर से वहां की प्रजा को यहाँ पकड़ कर लाए हैं। उनसे ये अपने सभी सेवा के काम लेते हैं और उन्हें सताते हैं। ठीक है महाराज, जैसा आप कहें, सभी ने एक सुर में कहा। अब सभी चूहे एक साथ एक कमरे से दूसरे कमरे तक इधर उधर भाग रहे थे। उन्होंने पूरा भवन कई बार घूमा, एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखा। एक भवन बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ था और उसमें बहुत से कमरे थे। हर चीज का अलग अलग कमरा था। इतने ज्यादा लोगों के लिए इंतजाम भी बहुत बड़ा था। उनके रहने का भी बंदोबस्त भी था। राक्षस राज कंबोक का महल अलग था। कंबोक को उन्होंने देखा, वह बड़ी भयंकर शक्ल का राक्षस था। चंडोक को भी उन्होंने दूर से देखा, लेकिन पास नहीं गए, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि राक्षस मानव की गंध पास आते ही पहचान लेते हैं। यह केवल सुरक्षा के लिए था, बाकी उन्हें पता था कि उनके आसपास मानव ही रहते हैं। इनके आसपास इतने मानव क्यों जमा हैं, इस बात का भी उन्होंने पता लगा लिया। कंबूक और चंडोक की बातें उन्होंने सुनी। कंबूक ने अपने दानव लोक में विद्रोह कर दिया था। वह असफल रहा, उसे प्राण दंड दिया गया था। उससे बचने के लिए वह परिवार सहित पृथ्वी लोक पर शरण लेने के लिए आ गया था। यहाँ आकर उसने देखा कि दानवों की अपेक्षा मानव अधिक सरलता से जीते जा सकते हैं। उसने कई वन प्रदेश और राज्य घूमे थे, लेकिन बसंत नगर उसे बहुत पसंद आया था। बसंत नगर को जीतने की उसकी इच्छा थी। यही नहीं, उसने सोचा था कि एक बार उसका राज्य स्थापित हो जाए, फिर आज आसपास के जितने भी राज्य हैं वह उसको जीत लेगा, लेकिन किसी को इसके बारे में पता ना चले। इसलिए उसने अपना अड्डा बसंत नगर से सुदूर कई वन प्रदेशों और राज्यों को पार करके बनाया था। अपनी योजना को कार्य रूप देने के लिए उसने धीरे धीरे बसंत नगर से लोगों का अपहरण करना शुरू कर दिया। उसी समय दाढ़ी बाबा का आतंक था। नाम उसका हो गया, इसलिए राक्षसों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। अब कंबोक और चंडोक की बातों से चित्रसेन और उनकी मंडली ने सारी बातों का अंदाजा लगा लिया और यह जानकर भी बहुत क्रोधित थे कि कंबोक धीरे धीरे सारे राज्यों पर अधिकार करना चाहता है और इसकी शुरुआत उसने कर दी है। अर्थात कंबोक के इरादे बहुत खतरनाक थे। वह यहाँ पर दानव लोक स्थापित करके मानव जाति को अपना दास बनाना चाहता था। उसी समय बसंत नगर में उसने राजकुमारी की विशेषता के बारे में सुना था, इसलिए उसने उसका अपहरण कर लिया था। पीछे पीछे राजकुमार भी चला आया था, लेकिन उसने राजकुमार को इसलिए नहीं मारा था कि राजकुमारी मुक्ता ने कहा था, अगर मेरे भाई को मारा तो मैं भी अपनी जान खो दूंगी, और वह मुक्ता को खोना नहीं चाहता था। इसलिए दोनों भाई बहन बड़े ही आराम से वहां रह रहे थे। राजकुमारी मुक्ता अपने भाई का कष्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसके भाई का भी खास ध्यान रखा जाता था। अब उसके पास धन संपदा की कमी नहीं रह गई थी। कंबोक और चंडोक आगे की योजना बना रहे थे, जिसे इन चूहों के दल ने सुन लिया था। बलवान बने हुए चूहे ने अन्य सभी को बताया, एक योजना है, उसे ध्यान से सुनो। क्या योजना है? कहते हुए चित्रसेन ने उसकी तरफ देखा। आओ मेरे साथ, बलवान ने कहा। तो सभी चूहों का दल कूदता फांदता बलवान के पीछे पीछे चल दिया। बलवान बना हुआ चूहा उनको शस्त्रागार में ले गया। वहां विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। यह सब एक ही जगह पर इकट्ठे थे। बलवान ने कहा, अगर किसी प्रकार से इनको नष्ट कर दें हम, तो हमें इसका बहुत लाभ मिलेगा। इसके बाद उन दानवों के पास केवल मायावी शक्तियां ही रह जाएंगी और आधा जोर उनका खत्म हो जाएगा। यह बात तो तुमने सही कही है, लेकिन इन्हें हम
नष्ट कैसे करेंगे? चित्रसेन ने सोचते हुए कहा। एक बात याद आई, जिस कमरे में भोजन बनाने की सामग्री रखी है वहां से हम घी तेल के घड़े ले आते हैं। उनसे हम इनको नहला देंगे, फिर आग लगाएंगे। इस तरह से एक साथ ही आग लगेगी। जब तक वे यहां आग बुझाएंगे तब तक रतन सेन राजकुमारी मुक्ता और राजकुमार को उनके नगर में पहुंचा दें। यह योजना बहुत अच्छी है। राजा चित्रसेन यह कहकर अपने रूप में आया। उसने चारों को मंत्र याद करवा दिया। अब सभी लोग अपना रूप बदल सकते थे। चित्रसेन ने अपना रूप बिल्कुल रसोइये की तरह बना लिया। उन चारों का नौकरों की तरह रूप बना दिया। चारों लोग मिलकर तेल के घड़े निकाल निकाल कर शस्त्रागार की ओर लाने लगे। ये भंडार अलग और दूर बने हुए थे, इसलिए इस तरफ सबका आना जाना कम था। लेकिन शस्त्रागार और रसोई के सामान का भंडार घर एक दूसरे से बहुत दूर थे। अब तक काम लगभग पूरा हो चुका था। दो लोगों ने शस्त्रों को घी तेल से नहलाकर बिल्कुल तर कर दिया। आखिरी खेप आने को रह गई थी, तभी एक गड़बड़ हो गई। ये लोग जैसे ही रसोई घर के भंडार घर से घड़े लेकर निकले, वैसे ही असली रसोईया भी आ पहुंचा। उसने उन लोगों को घर से घी तेल घड़े ले जाते हुए देखा तो पूछा, ये कहाँ ले जा रहे हो भैया, और तुम कौन हो? वे तीनों बोले, रसोई बनाने के लिए जरूरत है। तो उसने कहा, मुख्य रसोईया तो मैं ही हूं, मैं खुद यहां आया हूं, मैंने तो मंगवाया नहीं। उसने शंका की दृष्टि से इन तीनों को देखा। तुरंत ही तीनों अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोले, पता नहीं किस मूर्ख नौकर ने हमें आकर कह दिया और हम यह घड़े ले जाने लगे। हम नए हैं ना, कंबोक महाराज ने हमें कल ही रखा है, इसलिए हमें कुछ पता भी नहीं है। इस बात से वो रसोइया चुप तो हो गया, लेकिन पूर्णतया संतुष्ट नहीं हुआ था। उसने उन लोगों से घड़े अंदर रखने को कहा और अपने आप सामान निकाल कर चला गया। उसके जाते ही तीनों तेजी से घड़े लेकर भागे। बड़ी शीघ्रता से उन्होंने यह घड़े ले जाकर इनका भी तेल शस्त्रों पर छिड़क दिया। चकमक पत्थर से आग लगाई, थोड़े से पत्ते जलाए और उनमें आग लगा दी। बाहर से कोठरी बंद करके वे पांचों वहां से भागे। अब हमको पहचाने जाने का डर था, इसलिए उन्होंने अब की बार दानवों का रूप बना लिया। उनकी तरह ही वेशभूषा और भयंकर आकृति के बनकर वे उन्हीं के साथ मिल गए और सबसे छिपते छिपाते राजकुमारी मुक्ता के महल की ओर चल पड़े। उधर रसोइये ने वह अजीब बात जाकर सबको बता दी। उसी समय चंडोक वहां पर आया हुआ था। उसने यह बात सुनी तो उसी समय उसने कुछ दानव सैनिकों को साथ ले लिया और रसोई भंडार की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसने देखा कि सब कुछ सामान्य है। मित्रों, क्या होगा उन पांचों का? क्या वे पकड़े जाएंगे? कथा में बने रहें, कथा को लाइक करें, देववाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।